हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल लवर्स एकेडमी पे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके पहले आप लोगों ने इस टॉपिक के 3 वीडियो देख चुके हैं लगभग, तो उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जा चुका है। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं की प्रायिकता के बारे में चर्चा की थी कि अगर संख्याओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। और सिक्कों को लेकर चर्चा की थी कि अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 3 बार उछाला जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन, प्रायिकता के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं पासे को लेकर प्रायिकता, पासे को लेकर कि एक जो पासा होता है लूडो का पासा, उस लूडो के पासे को लेकर प्रायिकता के क्वेश्चन कितने प्रकार से हमसे पूछे जा सकते हैं, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं पासे पर चर्चा। तो पासे पर चर्चा करने से पहले एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, कोई ए और बी, और ये कोई वीडियो गेम खेलने जा रहे हैं। तो ए और बी साथ में वीडियो गेम खेलने जा रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिस्कशन होता है कि पहले कौन खेलेगा, ए खेलेगा या बी खेलेगा। कोई भी मैच होता है या कोई गेम होता है जिसमें दो खिलाड़ी खेलने वाले होते हैं तो उसमें हमेशा टॉस होता है। और वो टॉस सिक्के के द्वारा हो सकता है या किसी और चीज के साथ हो सकता है। ये बात हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण लेके चलेंगे और उसमें देखेंगे कि ए और बी जो गेम खेलने जा रहे हैं, इन्होंने टॉस के लिए पासे का यूज किया है और उन्होंने क्या क्या कंडीशन रखी है, क्या क्या शर्त रखी है। देखिए, जैसे ए हो गया और ये बी हो गया, कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। तो ए ने कहा कि पासे पर, मतलब एक पासे को उछाला जाएगा और उस पासे पर सम संख्या आती है तो मैं पहले खेलूंगा। ए ने क्या कहा कि अगर पासे को उछालने पर पासे पर कोई भी सम संख्या आ जाती है तो पहले मैं खेलूंगा। तो बी ने अपनी कंडीशन रखी कि वो कैसे खेलेगा। तो उसने कहा कि विषम संख्या आती है तो मैं पहले खेलूंगा। ठीक, ए ने बोला कि अगर पासे पर कोई सम संख्या आती है तो मैं खेलूंगा, अगर कोई विषम संख्या आती है तो बी ने कहा कि अगर विषम संख्या आती है तो मैं खेलूंगा। तो क्या आप बता सकते हैं इस कंडीशन में कि ए और बी दोनों में से किसके पहले खेलने के चांसेस ज्यादा है। तो ये किस आधार पे बताया जा सकता है, तो ये बताया जा सकता है प्रायिकता के आधार पे। इन दोनों में से जिस घटना के घटने की प्रायिकता ज्यादा होगी उसके पहले खेलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि पासे के लिए प्रायिकता को कैसे कैलकुलेट करना है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला वही है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। वो आप कई बार लिख भी चुके हैं और याद भी हो गया आपको। पासे का फेंका जाना एक घटना है। घटना क्या है बच्चों, यहाँ पे पासे का फेंका जाना, पासे का फेंका जाना। संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, संभावित परिणाम, अगर पासे को हम फेंक रहे हैं तो हमारे पास संभावित परिणाम क्या होंगे। पासे के ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और ये 6 आ सकता है। तो संभावित परिणाम हमारे पास 1 आ सकता है पासे पर, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या फिर 5। बात करें अगर संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या, अगर संख्या की बात आती है तो एक सेट बन जाता है। इसी को हम लोग एक सेट फॉर्म में लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो इसको हम लोग NS से लिखते हैं, सैंपल स्पेस भी कहा जाता है। तो कितने एलिमेंट है बच्चों,
तो आप कहेंगे इसमें 6 एलिमेंट है। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 6। आउटकम्स कहा जाता है संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। अब पहली कंडीशन ए के लिए बात करते हैं। ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। ए के अनुकूल का अर्थ होता है ए जो चाहता है उसके अनुकूल या उसके मन के हिसाब से पासे पर कौन कौन की संख्या आ सकती है। ए के अनुकूल परिणाम। तो ए के अनुकूल परिणाम बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं? ए क्या चाहता है कि पासे पर सम संख्या है। ध्यान से सुनिएगा, ए चाहता है पासे पर सम संख्या है। तो ए के हिसाब से पासे पर क्या क्या आएगा? 2, 4 और 6। ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो पासे के ऊपर आएंगी। इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाएगी तो ए पहले खेलेगा। पासे को एक बार उछाला, उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब इन 6 में से अगर कोई भी सम संख्या आ जाती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, तो ए पहले खेलेगा। अगर कोई विषम संख्या आ जाती है 1, 3, 5, तो पहले बी खेलेगा। तो ए के खेलने के अनुकूल परिणाम क्या है? 2, 4, 6। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अब देख पा रहे होंगे ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। ये आप देखे होंगे कितने अनुकूल परिणाम हैं? तो ये है 3 अनुकूल परिणाम ए के हैं। तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब इसको डिनोट कर रहे हैं कि ए के द्वारा जो भी चुना गया है या ए के द्वारा जो भी अनुकूल परिणाम है उनकी प्रायिकता क्या है। तो पी ए होता है एन ई अपॉन एन एस। कई बार ये हम आगे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसका मतलब होता है एन ई का मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे ए के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। और कुल संभव परिणामों की संख्या बच्चों क्या है? 6। तो 3/6 मतलब 1/2। तो ए के खेलने की प्रायिकता कितनी आ गई? पहले खेलने की प्रायिकता क्या आ गई? 1/2। अब बी के लिए निकालते हैं। अच्छा, कुल संभव परिणाम तो सेम रहेंगे, लेकिन बी के अनुकूल परिणाम कुछ और है। बी के अनुकूल परिणाम कितने हैं? कौन है? बी के अनुकूल परिणाम। बी क्या चाहता है? बी चाहता है या तो 1 आए, या तो 3 आए, या तो 5 आ जाए। कोई विषम संख्या आएगी तो बी को पहले खेलने को मिलेगा। तो ये कितने नंबर्स हैं? बी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? परिणामों की संख्या, इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? एनी। ये कितनी है? 1, 2, 3। 3 परिणाम ऐसे हैं जो बी के अनुकूल हैं। तो बी के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो बी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। तो एनी क्या है यहाँ पे बच्चों? 3 और एनएस क्या है? टोटल हमारे पास कितने परिणाम है? 6। तो यहाँ पर भी इसकी प्रोबेबिलिटी अगर चेक करते हैं तो आती है 1/2। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए पहले ए के खेलने के चांसेस है या पहले बी के खेलने के चांसेस ज्यादा है, किसके खेलने के चांसेस ज्यादा है? तो आप कहेंगे ए के खेलने की प्रायिकता 1/2, बी के भी पहले खेलने की प्रायिकता 1/2। दोनों के पहले खेलने की प्रायिकता सेम है, इसलिए दोनों के पहले खेलने के चांसेस बराबर हैं। जितना हक ए का होगा उतना ही हक बी का होगा। तो इस प्रयोग द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पहले खेलेगा। ठीक, फेयर होगा, कोई गड़बड़ी नहीं आएगी इसमें, और बहुत ही बेहतरीन सा एक टॉस हो जाएगा। एक टॉस जैसे सिक्के को लेकर होता है वैसे इसको भी। तो इस क्वेश्चन या इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप लोग समझिए। एक बार और आपसे दोहराते हैं। यहाँ पे उदाहरण हमने लिया था कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये कोई वीडियो गेम खेलना चाहते हैं। तो पहले कौन खेलेगा इसको डिसाइड करने के लिए एक पासे को उछाला गया। एक पासे को उछाला गया तो ए ने बोला कि अगर पासे पर सम संख्या आती है तो मैं पहले खेलूंगा। बी ने बोला कि पासे पर विषम संख्या आती है तो पहले मैं खेलूंगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जो ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आती है तो ए पहले खेलने के चांसेस ज्यादा होंगे, बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आती है तो बी के पहले खेलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक,
तो अब यहां पे देखिएगा, तो घटना क्या है यहाँ पे, पासे का फेंका जाना, ठीक है। और संभावित परिणाम, पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या तो पासे पे 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो संभावित परिणामों की संख्या, मतलब ये कितने परिणाम है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितने परिणाम है, 6 है। तो इसके एनएस क्या हो गया हमारे पास, 6। संभावित परिणामों की संख्या क्या आ गई, 6। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो एक सेट हो जाता है, इसको आउटकम्स कहते हैं, ये यही होता है एनएस। इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अब बात आती है ए के लिए, हम देखेंगे ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब ए के जो ए चाहता है वो क्या क्या है। ए चाहता है या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए। तो इस तरह से ए जो चाहता है वो कितनी संख्या है उसकी, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे एन बराबर है 3, क्योंकि 1 2 3 नंबर्स है। तो इस तरह से ए की प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। इसी प्रकार हम बी के लिए अनुकूल परिणाम निकालते हैं, तो ये 1 3 5 आता है, और इस तरह से बी की प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। दोनों की प्रायिकताएं समान है, इसका अर्थ होता है कि दोनों के खेलने के चांसेस बराबर है, कोई भी पहले खेल सकता है, दोनों से बराबर चांसेस है। तो ये रहा थोड़ा पासे को लेकर, एक पासे को लेकर चीज। इसी तरह से एक पासे को लेकर अन्य कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण सवाल जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, उसको लेकर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फिर हम आते हैं दो पासों को एक साथ फेंकने पे क्या क्या प्रायिकताएं या क्या क्या घटनाएं घट सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, कि पासे को लेकर किस प्रकार से सैंपल स्पेस या संभावित घटनाएं या परिणाम बनाए जाते हैं और उनकी प्रायिकता को कैलकुलेट किया जाता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है बच्चों, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो हमें प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। पासे पर 2 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पासे पर 3 से कम संख्या आने की प्रायिकता। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पासे पर 2 का गुणज आने की प्रायिकता। सभी क्वेश्चन वहीं से घुमा के आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं कि पासे पर पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम लोग पासे पर प्रायिकता की जो चर्चा है उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आता है। इसका सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हमारे पास यही काम होगा कि कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो उसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, सैंपल स्पेस। इसी को एनएस से लिखा जाता है, इसी की हिंदी होती है कुल संभावित परिणाम। तो पासे पे तो अब आपको समझ सकते हैं बच्चे कि पासे पर कुल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। तो टोटल संभावित परिणाम की संख्या क्या हो सकती है, तो 6।
परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या फिर 6, कोई एक ही नंबर पासे के ऊपर आएगा। अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि अनुकूल परिणाम क्या क्या है हमारे पास, जिसको हम लोग घटना कहते हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता। ये सब घटनाएं लिखी है, ई लिखे इवेंट। तो इसको अगर हम मान लेते हैं घटना E1, इसको मान लेते हैं घटना E2, इसको मान लेते हैं घटना E3 और इसको मान लेते हैं घटना E4। ये इवेंट है, इसको इंग्लिश में E1 से या ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमने E1, E2, E3 करके लिख लिया। तो सबसे पहले E1 के परिणामों की अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब पहली घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो E1, इसका नाम हमने लिख लिया E1 के अनुकूल परिणाम। कौन कौन है अनुकूल परिणाम? अच्छा, E1 चाहता क्या है? E1 के अनुकूल क्या है? E1 के अनुकूल है 2 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता, मतलब 2 से बड़ी संख्या है। 2 से अधिक लिख लो या 2 से बड़ी, ये ज्यादा अच्छा वर्ड यूज होगा। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है, कौन कौन आ सकती है? एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? तो या तो 3 आ सकता है, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। यही तो आ सकते हैं 2 से बड़े। तो इस केस में कुल संभव परिणाम की संख्या क्या होगी? N-E1 क्या होगा? N-E1 बच्चों हमारे पास होगा, कितने परिणाम है संभव? यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। तो N-E1 करके लिखते हैं संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4 है। तो प्रायिकता निकालते हैं पहली घटना की, तो इसे लिखा गया P-E1, मतलब प्रायिकता ऑफ फर्स्ट इवेंट, पहली घटना की प्रायिकता। फॉर्मूला वही होता है कुल संभव परिणाम, एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं। कुल संभव अनुकूल परिणाम, कुल संभव अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, या कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। इसको एन लिखा जाता है और इनको NS लिखा जाता है। ठीक वही बात हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि E1 के कुल संभव अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? यहाँ पे 4, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। टोटल संभव परिणाम कितने हैं बच्चों? यहाँ पे देखो 6, तो 4/6। तो P-E1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 4/6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 2/3। तो ये प्रायिकता आ जाती है पहली घटना के घटित होने की प्रायिकता। समझ गए होंगे आप। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है पासे पर 3 से कम अंक आने की प्रायिकता। 3 से कम संख्या है, 3 से कम संख्या है, 3 से कम, 3 या 3 से कम नहीं लिखा है, केवल 3 से कम। तो 3 को छोड़ के, तो 3 से कम कौन कौन से हैं? 1 या तो 2। तो E2 क्या क्या हो सकता है हमारे पास? E2 हो सकता है या तो 1 या तो 2। n लगा देंगे तो E2 की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कितने हैं टोटल? 2 संख्याएं हैं। तो इस तरह से Pe2 निकालते हैं, दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो Ne2 अपॉन NS। Ne2 है 2, NS हमारे पास कुल संभव परिणाम है 6, तो 2 3 जा 6। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाता है 1/3, मतलब दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या हो गई बच्चों? 1/3। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में तीसरी घटना के बारे में क्या कहा गया है? तो तीसरी घटना के बारे में दोस्तों कहा गया है कि पासे पर 2 का गुणज आने की प्रायिकता। ध्यान से देखिएगा, तीसरी घटना के बारे में है E3। तो E3 में क्या क्या हो सकता है? 2 का गुणज। तो पासे पर जो 6 संख्याएं हैं उनमें से कितनी संख्याएं 2 का मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। तो 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? जो 2 के पहाड़े में आते हैं ना, यही तो होता है 2 का मल्टीपल।
अरे बोलो ना। अच्छा ठीक, 2 का मल्टीपल कौन कौन है? तो 2 का मल्टीपल तो 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्या 8 भी आएगा इसमें? 8 नहीं आ सकता क्योंकि पासे पर 8 होता ही नहीं, केवल 6 तक होता है। तो 2 के मल्टीपल की बात करें या तो 2 या तो 4 या तो 6। तो टोटल संभव परिणाम कितने हैं? n से लिखेंगे Ne3 कितने हैं? 1 2 3 कहेंगे या कितने हैं? 3 है। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे Pe3 इक्वल टू Ne3 अपॉन Ns। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपके समझ में अवश्य आएंगी। तो Ne3 बच्चों हमारे पास यहाँ पे है 3 और Ns कितना है? 6। तो 1/2 इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो तीसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या आ गई? 1/3। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चौथी घटना के घटित होने के क्या क्या चांस है, इसके प्रायिकता की बात करते हैं कि पासे पर पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। अब पासे पर पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है? क्या कोई बता सकता है कि पासे पर पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है? पासे पासे पर जो संख्याएं लिखी होती है वो ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसमें से पूर्ण वर्ग कौन कौन है? तो पूर्ण वर्ग कहेंगे कि वो संख्या है जिनका वर्ग पूरा पूरा निकाला जा सकता है, वर्गमूल पूरा पूरा, या जिनका वर्गमूल पूर्णांक होता है, इंटीजर होते हैं, वो क्या होता है? पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे बच्चों 1 एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका अगर अंडर रूट करेंगे तो पूर्णांक आएगा, इंटीजर आएगा 1। इसी तरह से 4 एक नंबर है, 4 4 का अगर अंडर रूट करेंगे तो भी इंटीजर आएगा 2, पूर्ण वर्ग आ गया 2। उसके बाद जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो होती है 9। तो 9 पासे पे है नहीं, तो 9 तक जाएंगे ही नहीं। अब 6 संख्याओं में केवल 2 ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनाती हैं, उनमें से एक 1 है और एक 4 है। तो इस केस में कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी आपको दिख रही है? बोलो, कितने परिणाम है? 2। तो Ne4 कितना हो गया बच्चों? 2। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं Ne4 की तो आता है Ne4 अपॉन Ns। तो Ne4 है 2, Ns है हमारे पास 6। तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/3। तो चौथी घटना के घटित होने की प्रायिकता बच्चों हमारे पास कितनी आ गई? 1/3। तो ये उम्मीद है कि एक पासे को लेकर अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको 100% सॉल्व कर पाएंगे। अगर इतना अच्छे से समझ आ गए हैं, नहीं समझे तो इसको एक बार दोबारा रिमाइंड करके देखिए, 100% आपके समझ में आएगा ही आएगा। बहुत अच्छा और बहुत ही आराम से हमने सारी चीजें आपको समझा दी है। इसी तरह से इन घटनाओं के अलावा कोई भी अगर घटना आपसे दे दे तो वो केवल आप इसमें ढूंढेंगे कि वो कैसे, इनमें से किस नंबर के साथ वो मिल रही है। तो उसी को लिख लेंगे, उनकी संख्या निकाल लेंगे और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देंगे। इसको लिखिए, थोड़ा समझिए, फिर हम लोग दो पासों को उछालने के बारे में बात करते हैं और उसमें बहुत ही मजा आने वाला है। कई सारे क्वेश्चन उस पर भी करेंगे और इसको फटाफट करिए, फिर आगे हम लोग शुरुआत करते हैं उसकी। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि दो पासों को एक साथ उछालने पर जो भी संभावित घटनाएं हैं उनकी प्रायिकताओं को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो एग्जाम्पल यहां पर ये है कि फिर से ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं और ये फिर से कोई वीडियो गेम खेलने जा रहे हैं। इस बार इन्होंने फैसला किया कि अब हम पहले कैसे खेलेंगे। तो इन्होंने उसके लिए, भाई क्या हो सकता है, या तो सिक्का उछाल ले, या दो सिक्के उछाल सकते हैं, तीन सिक्के उछाल सकते हैं, या फिर पासा एक उछाल ले, अभी पर पिछला उदाहरण दिया था। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि
कई दो तीन लोग भी हैं और वो भी अपना डिसीजन ले सकते हैं इन पासों के द्वारा कि कौन पहले खेलेगा, कौन बाद में खेलेगा, कौन फर्स्ट नंबर पे, कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड नंबर पे। तो कई सारे लोगों का हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन कुल मिला के हम दो लोगों का लेकर चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अच्छे समझिएगा, ए और बी गेम खेलने जा रहे हैं। दोनों ने फैसला किया कि हम दो पासे उछालेंगे और उसके आधार पे फैसला करेंगे कि पहले कौन खेलेगा। तो उन्होंने क्या आपस में डिस्कस किया कि ए ने बोला दो पासे उछालो। अच्छा, दोनों पे कुछ नंबर एक पे आएगा, कुछ नंबर दो पे आएगा। तो एक पे पहले पासे पे जो संख्या आएंगी वो एक से लेके 6 तक होंगी। कोई भी एक से लेके 6 तक संख्या आ सकती है, और दूसरे पासे पर भी हो सकता है कि एक से लेके 6 तक की संख्याएं आएंगी। तो एक पासे पे कुछ संख्या, एक पासे पे कुछ संख्या, लेकिन वो संख्या 1 से 6 के बीच में ही होगी, इस पर भी और इस पर भी। तो दोनों संख्याओं को देखना है। और ए ने कहा कि अगर दोनों पे बराबर संख्या आती है तो मैं पहले खेलूंगा। ए ने क्या बोला कि दोनों पासों पर बराबर संख्या, समान संख्या, दोनों पासों पर समान संख्या। इसने बोला कि अगर दोनों पासों पर सेम नंबर आता है, मतलब दोनों पासे उछाले, इस पे भी 1 आ गया, इस पे भी 1 आ गया, तो ए खेलेगा। इस पे भी 2, उस पे भी 2, तो भी ए खेलेगा। दोनों पे 3 आ गया तब भी ए खेलेगा। दोनों पे 4 आ गया तब भी ए खेलेगा पहले। दोनों पे 5 आ गया तब भी ए खेलेगा। दोनों पे 6 आ गया तब भी ए खेलेगा। अब बी क्या कहेगा? बी ने क्या बोला? बी ने कहा कि जो पहला पासा है और जो दूसरा पासा है, इन पे जो नंबर आ रहा है उनका जोड़ अगर 8 हो गया, उनका जोड़ अगर 8 हो गया तो मैं पहले खेलूंगा। ठीक है। इसमें एक चीज और समझ लेना, कुछ चीजें ओवरलैप करेंगी लेकिन उसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बी ने बोला कि जो पहला पासा है उस पे दूसरे पासे से अगर छोटी संख्या आती है तो मैं पहले खेलूंगा। तो क्या बोला बी ने? पहले पासे पर दूसरे पासे से छोटी संख्या आती है छोटी संख्या आती है तो मैं पहले खेलूंगा। अच्छा, मान लेते हैं इस गेम में सी भी आ गया। सी भी आ गया। सी ने कहा मुझे भी टॉस करना है इसी में कि मैं पहले खेलूंगा कि तुम लोग पहले खेलोगे, दूसरे नंबर पे कौन खेलेगा, तीसरे नंबर पे कौन खेलेगा। तो सी ने बोला कि अगर पहले पासे पर दूसरे पासे से बड़ी संख्या आती है तो मैं पहले खेलूंगा। उदाहरण है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं आपको। अगर यहाँ पे आप नहीं समझे तो प्रायिकता का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं पाएंगे। दो पासों की प्रायिकता कैसे कैलकुलेट होती है, हमारे समझाने का मतलब ये है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी 3 लोग हैं। इन्होंने किसी वीडियो गेम को खेलने के लिए टॉस करने की इच्छा व्यक्त की और टॉस के लिए ये दो पासे लाए और इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि दोनों पासे को उछालो। अगर दोनों पे सेम नंबर आता है तो ए ने कहा पहले मैं खेलूंगा। ठीक है। तो बी ने बोला कि पहले पासे पर अगर दूसरे पासे से छोटी संख्या आती है तो मैं खेलूंगा। सी ने कहा चलो ठीक है, पहले पासे पर अगर दूसरे से बड़ी संख्या आती है तो पहले मैं खेलूंगा। तो इस तरह से इन तीनों के नंबरिंग का डिसीजन होगा कि कौन पहले खेलेगा, कौन बाद में खेलेगा। तो ये चीज हम लोग प्रायिकता की सहायता से कैलकुलेट करके इन तीनों के बारे में डिसाइड करेंगे कि कौन पहले खेलेगा और कौन बाद में खेलेगा। तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। अच्छा, ये जो क्रिया हो रही है दो पासों का उछालना, तो ये तो घटना कहलाएगी, एक घटना घट गई। फिर अनुकूल घटनाएं, तो ये 3 है हमारे पास। तो कुल घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं दो पासों को उछालने पर? दो पासों का उछालना, कुल घटनाएं हैं कितनी, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट।
पासे पर कितने नंबर हो सकते हैं? टोटल 6। कितने पासों को उछाला जा रहा है? 2 पासों को। तो इस तरह से कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 36। अब कौन कौन से होंगे ये बनाना आप सीखेंगे। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखिएगा। एक टेबल ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर हम 36 सैंपल स्पेस बनाएंगे। इनको ध्यान से देखिएगा कि 36 सैंपल स्पेस जो आएंगे 2 पासों को छालने पर, उनमें क्या क्या आने की संभावनाएं हैं, कुल संभव परिणाम कितने हैं। तो पहले दोनों पासे को उछालो। हो सकता है कि पहले पासे पे 1 आए और दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए। ये पहले पासे की संख्या लिखी है, ये दूसरे पासे की संख्या लिखी है। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए। हो सकता है कि पहले पासे पे 1 ही आए और दूसरे पे 2 आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए। फिर इसके बाद हो सकता है कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आ जाए। इसी तरह हो सकता है पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। तो पहले पे 1 आएगा तो दूसरे पर क्या क्या आ सकता है? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसी प्रकार अगर पहले पासे पे 2 आ जाए, अगर बच्चों पहले पासे पर क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो दूसरे पासे पे या तो 1 आएगा, दूसरे पासे पे या तो 2 आएगा, दूसरे पासे पे या तो 3 आएगा, दूसरे पासे पे या तो 4 आएगा, दूसरे पासे पे या तो 5 आएगा, या फिर दूसरे पासे पे 6 आएगा। पहले पासे पे 2 आया है तब। अच्छा, 1 के साथ भी 6 संभव परिणाम थे, 2 के साथ भी 6 संभव परिणाम है। इसी तरह से पहले पे 3 आ गया, पहले पे 3 को रोक लेंगे, पहले को 3 पे रोक लेंगे। फिर दूसरे पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक। इसके बाद अगर पहले पे 4 आ जाए तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, पहले पे 4, दूसरे पे भी 4, पहले पे 4, दूसरे पे 5, पहले पे 4, दूसरे पे 6। इसी तरह पहले पे 5 आए, दूसरे पे 1 आए, पहले पे 5, दूसरे पे 2, पहले पे 5, दूसरे पे 3, पहले पे 5, दूसरे पे 4, पहले पे 5, दूसरे पे भी 5, पहले पे 5, दूसरे पे 6। ये हो सकता है। या पहले पे 6 आए, दूसरे पे 1, पहले पे 6 आए, दूसरे पे 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। कितने कुल संभव परिणाम हो सकते हैं? इनको गिन सकते हो आप। ये 36 हो गए। एक लाइन में 6 है और 6 लाइनें हैं, तो टोटल कितने हो गए हमारे बच्चों? 36। अब बात आती है कि जो घटनाएं हमारे पास है, इनको इसमें से ढूंढना है। तो आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि ए ने जो बोला था वो बात कहां कहां लिखी है, कितनी जगह पे लिखी है। ए ने कहा था कि अगर दोनों पासों पर सेम संख्या है तो मैं पहले खेलूंगा। तो कितने ऐसे हैं, इसमें कितने परिणाम ऐसे हैं जिनमें समान संख्या है? वो होगा ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? दोनों पासों पर सेम अंक आना ए के अनुकूल परिणाम की संख्या है। दोनों पासे पर सेम अंक आना। तो देखो यहाँ पे दोनों पासे पे सेम अंक 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये इतने आते हैं 36 में से। अगर ये इतने परिणाम आते हैं तो पहले कौन खेलेगा? ए। तो कितने संभव परिणाम है? संख्या क्या है इनकी? 1 2 3 4 5 6। तो एन ए क्या हो गया यहाँ पे? एनी 6। तो कुल 6 ऐसे संभव परिणाम है जो ए के लिए फेवरेबल होंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो पी ए बराबर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास आई है 6 और कुल संभव परिणाम हमारे पास थे 36। तो ये 36 के 36 ही लिखे हैं। तो 6 कम 6, 6 छंगा 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/6। मतलब ए के खेलने की प्रायिकता आ गई 1/6। 1/6। ठीक। बी के लिए देखते हैं। बी के लिए
बी के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? तो बी ने शर्त क्या रखी थी? बी के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बी ने यह शर्त रखी थी कि पहले पासे पर दूसरे पासे से छोटी संख्या है। तो पहला पासा इनमें पहले नंबर पे लिखा है, दूसरे पासे की संख्या दूसरे नंबर पे लिखी है। तो पहले पे दूसरे से छोटी, तो पहले पे दूसरे से छोटी देखो ये है, यही तो है, पहले पे दूसरे से छोटी कब कब है? तो ये पहले मिलेगी, पहले पे दूसरे से छोटी ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, पहले पे दूसरे से छोटी। यहां पे देखेंगे ये भी पहले पर दूसरे से छोटी है, ठीक। यहां पर भी दूसरे से छोटी है, यहां पे भी, ये भी, ये भी। तो ये सारे परिणाम ऐसे हैं जो ए के लिए, बी के लिए फेवरेबल है। कितने हो सकते हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 ऐसे परिणाम है जो बी के फेवरेबल, बी के फेवर में है, एन बी। मतलब पहले पासे पर दूसरे से छोटी संख्या की प्रायिकता पूछी थी, उसने कहा था कि पहले पासे पर दूसरे पासे से छोटी है। तो देखो इन सब में हर एक ब्रैकेट में या हर एक सेट में पहली संख्या दूसरे से छोटी है कि नहीं है? पहली संख्या पहले पासे को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी संख्या दूसरे पासे को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह के कुल 15 ऐसे संख्याएं हैं जो पहले पे छोटी है और दूसरे पे बड़ी है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पे? पीबी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 15 और कुल संभव परिणामों की संख्या 36। तो 15/36 रहेगा। तो इसको थोड़ा सा काट भी लिख सकते हैं, 3 से, 3 5 15, 3 कम 3 6, 5/12। ये आ गई बी के परिणामों की संख्या। सी के लिए देखते हैं, सी के अनुकूल परिणामों की संख्या। सी के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो पहले पासे पर दूसरे से बड़ी संख्या है, पहले पासे पर दूसरे से बड़ी संख्या देखो यहाँ पे, ये दोनों पहले पे दूसरे से बड़ी है कि नहीं है? तो ये भी टोटल 15 ही होंगे, 15 इधर, 15 30 और बीच वाले 6, टोटल 36। तो ये भी 15 है, तो एनसी बराबर भी 15 आ गया। इसकी प्रायिकता निकालेंगे पी सी की, तो 15/30 36, तो टोटल 5/12। तो सबसे कम प्रायिकता है ए की। ए के सबसे बाद में खेलने के चांस होंगे क्योंकि ए की प्रायिकता सबसे कम है भाई। तो ऐसा बहुत कम होगा कि जब दोनों पासों पर सेम संख्या है, लेकिन बी और सी के पहले खेलने के चांसेस ज्यादा है, बराबर है लेकिन बी और सी, क्योंकि यहाँ पे भी 5/12, यहाँ पे भी 5/12, मतलब बी और सी के पहले खेलने के चांसेस बराबर है। ए के कम है क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी ही कम आई है, प्रायिकता कम आई है। तो इस प्रकार से दो पासों पर जो संख्या आएगी उनकी प्रायिकताओं को कैसे गणना किया जाएगा, ये हम इस सवाल के माध्यम से सीखे हैं। इसको आप नोट करिए, फिर से समझिए, अगर नहीं समझ में आया है फिर से वीडियो देखिए, और इसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन और लिख रहे हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे दो पासों की संख्या के आधार पे। ठीक है, तो जल्दी से इसको एक बार देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे चल रहे हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके समझ में आई होगी। तो कुल संभव परिणाम हम लिखे रहने देते हैं दो पासों को छानने के लिए, और इसी पे हम लोग नए क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको, और एक्सरसाइज में तो हर टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बना बना के पूछेगा। तो आपको वहां पे भी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है और उनके आंसर देना है।
तो पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये हमारे पास घटना है, ये प्रयोग किया जा रहा है और पहला क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों पासों की बात हो रही है, मिला के संख्या, प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। क्या प्रायिकता है कि दोनों पासे को उछालो और ऊपर जो संख्याएं आए उनको जोड़ो तो कितना मिले हमें? 8। ये घटना घटने की प्रायिकता क्या है? ये एक सवाल हो गया हमारे पास। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल भी इसी पे हम लोग बना सकते हैं। अभी 2-3 सवाल तो हमने इसके पहले ही बना लिए कि समान संख्या आने की प्रायिकता क्या है, पहले पासे पर दूसरे से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, या पहले पासे पर दूसरे से बड़ी आने की प्रायिकता। तो ये सवाल हम बना सके हैं। इसी तरह एक सवाल इसी तरह का और लेते हैं कि प्राप्त संख्याओं का योग 10 हो। ठीक है, प्राप्त संख्याओं का योग 10 हो, तो इन दो घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छा, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहां पे आप सॉल्व करिए, उनको हम भी करा देंगे, कोशिश करेंगे। जो मेन क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप खुद ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो इन दो प्रकार की घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहली घटना जो हमारे पास है वो है E1 और दूसरी घटना को हम मान लेते हैं E2। तो E1 के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? E1 के अनुकूल परिणाम, तो E1 के अनुसार बोला है कि प्राप्त संख्या का योग 8 हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कहां कहां जोड़ने पे आपको 8 मिल रहा है। तो पहली बार जब पासे पर एक पे कितना है? 4, और दूसरे पर भी 4, तो 8 होगा। ठीक है, या पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए तो भी 8 होगा। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए तब भी 8 होगा। तो कई प्रकार से 8 मिल सकता है। तो पहली लाइन में देखो, क्या किसी को जोड़ने पे 8 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दूसरी लाइन में देखो जोड़ने पर, तो 6 और 2 को जोड़ने पे 8 मिल रहा है, मतलब ये हमारे पास अनुकूल परिणाम है 2,6। ठीक, उसके बाद 8 कब मिलेगा? उसके बाद 8 मिलेगा 5 और 3, ये 6 और 3 तो 9 हो जाएगा। तो दूसरा हमें मिला 3,5, 3,5। ठीक, उसके बाद 8 हमें कब मिलेगा? 4 2 6, 4 3 7, ये 4 4 8, 6 4 वो ज्यादा हो जाएगा, तो 4,4 मिल गया। उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा? ये 5 और 3 8 मिलेगा, 5 5 10, बाकी कोई नहीं, 5 और 3। फिर तीसरी लास्ट लाइन में चेक करते हैं 8 कब मिलेगा? 6,2 पे 8 मिलेगा, बाकी 8 कहीं नहीं मिलेगा, तो 6,2। तो कुल संभव ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई हमारे पास? NE1 1 2 3 4 5। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं, PE1 बराबर NE1 अपॉन NS। टोटल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या आई है? 5। कुल संभव परिणाम कितने थे? 36, तो 5/36, ये इसका उत्तर हो गया। इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। E2 घटना की बात करें, E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, इससे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। E2 बोल रहा है प्राप्त संख्याओं का योग 10 हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पे 10 मिल रहा है? तो पहली बार में तो हमें मिलेगा 6 और 4, ये 6 और 4 के बाद मिलेगा 5 5 10, 6 और 4 के बाद 4 और 6, 6 और 4 ये मिलेगा। 3 ऐसे हैं, 6,4, 5,5 और 4,6। 3 है हमारे ख्याल से जिनको जोड़ने पे 10 मिल रहा है, बाकी ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जिनको जोड़ने पे हमें 10 प्राप्त हो। तो यहाँ पे टोटल परिणामों की संख्या क्या हो गई? तो आप कहेंगे 1 2 3 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? PE2 कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या NS। तो यहाँ पे क्या है? 3, और टोटल कितने हैं? 36।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12। तो इस प्रकार से दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या आ गई, 1/12 आ गई। तो दो पासों को लेकर उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस टाइप से अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी यहाँ से बनाने को देगा, तो आप इसमें से ढूंढ लेंगे, उनकी संख्या लिख लेंगे यहाँ पे और प्रायिकता का फार्मूला लगा के प्रायिकता निकालेंगे। ठीक, डन, इतना हो चुका होगा। इतना कंप्लीट करिए, फिर हम आते हैं ताश की गड्डी पे चर्चा करते हैं। ये दो टॉपिक आज खत्म करके फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो फटाफट इसको आप देखिए एक बार, फिर हम ताश की गड्डी पे चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं ताश पे चर्चा। ताश की गड्डी आपने देखी ही होगी, आजकल ऑनलाइन गेम में भी, रमी वगैरह में भी आपको ताश का खेल खिलवाया जाता है, और बाकी बहुत पुराने से बहुत ही पुराना गेम है। तो आपने उम्मीद है सभी ने ताश की गड्डी देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो हम आज आपको ताश की गड्डी के दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे ताश की गड्डी में क्या जादू होता है, क्या कमाल होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बस आप सीधे चुपचाप धैर्य बना के वीडियो पे बने रहिए और समझिए। जिनको ताश की गड्डी के बारे में कुछ नहीं पता है, वो भी आज ताश खेलना सीख जाएंगे। तो ताश की गड्डी की बात करें तो उसमें टोटल जो कार्ड होते हैं या ताश होते हैं वो होते हैं 52, 52 पत्ते। और बच्चों ये 52 पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें, टोटल होते हैं 52 पत्ते, और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कलर भी अलग अलग होता है। 2 टाइप के पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं, 2 टाइप के पत्ते ताश मतलब रेड कलर के होते हैं। तो ब्लैक कलर का हमारा कार्ड होता है एक फूल, जिसको हम कहते हैं चिड़ी, चिड़ी भी बोला जाता है, फूल। और एक होता है हुकुम। ये होते हैं ब्लैक, इसको ब्लैक से ही लिखते हैं, फूल और हुकुम ब्लैक होता है। ये जो होता है ये कुछ इस टाइप का बना होता है, पत्ती टाइप का, एक फूल टाइप का बना होता है। और हुकुम एक ये पान होता है, इस टाइप का हुकुम, बिल्कुल ब्लैक होता है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो आपको ये देखना नहीं, फिलहाल पहचान के लिए हम लोग बना रहे हैं डायग्राम, जिससे आप इसको पहचान में रख सके। और फूल क्या होता है, फूल इस टाइप का होता है, इसको चिड़ी भी बोलते हैं, कहीं की चिड़िया। ये होता है दो, 2 पत्ते तो ये हो गए, एक फूल हो गया, एक हुक्म हो गया। इसके बाद एक होता है ईंट। ईंट कुछ इस टाइप का बना होता है, ईंट के टाइप का, चतुर्भुज के आकार का होता है, रेड कलर का होता है, लाल पत्ता होता है, ईंट का पत्ता कहा जाता है इसको। और एक होता है पान, ये दिल के आकार का होता है पान, ये भी रेड होता है, इस टाइप से हार्ट के आकार का, दिल के आकार का, जो आप लोग कहते हो। बस टूटना नहीं है, बाकी सब ठीक है, पान हो गया। ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं। और हर टाइप, अच्छा अब टोटल 52 है, तो इसके कितने होंगे, 13, इसके भी 13, इसके भी 13 और इसके भी 13, टोटल 13 चौके 52 पत्ते। तो इसमें 13 कौन कौन से होते हैं, तो एक इक्का होता है, जिसमें एक नंबर लिखा होता है वो इक्का होता है। फिर 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद एक गुलाम होता है, क्वीन होती है और किंग होता है। ये इनकी वैल्यू को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। इक्का होगा एक, 2 होगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद जे, जे को गुलाम कहते हैं कहीं, और क्यू क्वीन और के किंग। तो टोटल 13 पत्ते हो गए, 10 तक नंबर और 3 ये। इसी तरह से हुकुम में भी पहला इक्का होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुलाम, बेगम और बादशाह, किंग। तो इसी टाइप से इसमें भी इक्का होगा पहला, ईंट का इक्का कहा जाएगा। तो दुकी, 3, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा,
नहला और तहला के बाद गुलाम, बेगम और बादशाह। इसी तरह से इसका भी इक्का होगा पहले, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के। तो 13-13 कार्ड हो गए सबके, हर एक कलर के, हर एक चीज के। ये आपके पास ताश की गड्डी इतनी मोटी होती है, उसमें ये सारे पत्ते होते हैं, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके। अच्छा, अब एक बात आपसे पूछी जाए कि कुल गड्डी के अंदर कुल कितने इक्के हैं, तो आप कहेंगे कुल इक्के कितने हैं, इसका जवाब कैसे देंगे? 1, 2, 3, 4, कुल इक्के कितने हैं? 4। दुक्की कितनी है? तो भी 4। सत्ता कितने हैं? तब भी 4। नहला कितने हैं? तब भी 4। दहला कितने हैं? तब भी 4। राजा कितने हैं? किंग कितने हैं? वो भी 4। बेगम क्वीन कितनी है? वो भी 4। तो 13 जो पत्ते होते हैं वो 4 सेट में होते हैं। ऐसे कह सकते हो कि 13 पत्ते जो होते हैं वो 4 सेट में होते हैं। एक सेट का नाम क्या है? फूल। एक सेट का नाम है हुकुम। एक सेट का नाम है ईंट। और एक सेट का नाम है पान। फिर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि ब्लैक कलर के इक्के कितने हैं, काले इक्के कितने हैं, काले रंग के इक्के कितने हैं? तो काले रंग के इक्के कितने हैं? 2। लाल रंग के पूछा जाए, अगर लाल रंग के बेगम कितनी है, क्वीन कितनी है लाल रंग की, तो आप क्या बताएंगे? इसमें से ढूंढ सकते हैं आप ना, लाल रंग की क्वीन कितनी है। तो ये 2 है। पूछा जाए अगर आपसे कि टोटल कितने किंग हैं, किंग कितने होते हैं, तो किंग आप बताएंगे किंग कितने हैं? 4। कहा जाए काले रंग के टोटल कितने पत्ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए काले रंग के कुल पत्ते कितने हैं, तो काले रंग के कुल कितने हैं? 13 और 13 26। कहा जाए लाल रंग के कितने हैं, तो आप कहेंगे लाल रंग के भी 13 और 13 26। पूछा जाए कि हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता, केवल अगर एक स्पेसिफिक चीज दे दी जाए, हुकुम का इक्का ही आना चाहिए, तो केवल उसके लिए क्या है? हुकुम का इक्का तो एक ही है ना। या ईंट का इक्का क्या है? एक है। पान का इक्का क्या है? एक है। पान का राजा का, पान का किंग क्या है? एक है। तो इस तरह से आप इनमें से ही वो संख्या बताएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये पहली घटना E1, E2, E3, E4, इनके घटित होने की प्रायिकता हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि खींचे गए पत्तों के इक्का होने की प्रायिकता। खींचे गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता। भाई वो कह रहा है कि पूरी गड्डी में से एक पत्ता निकाला और उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो E1 क्या है? E1 घटना, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको NE1 से लिखा जाता है। तो इक्का आने के टोटल चांस कितने हैं? तो या तो ये इक्का आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये, या फिर या ये। कितने हैं? 4। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? 4। तो इसकी प्रायिकता दोस्तों हो जाएगी PE1 बराबर NE1 अपॉन NS। NS कुल सैंपल स्पेस है जो हमारे पास है 52, यही है NS। कितने हैं? 52। तो NE1 बच्चों हमारे पास है 4 और सैंपल स्पेस है 52। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/13 इसका आंसर आ जाएगा, 1/13। इसी प्रकार आप दूसरी घटना को ध्यान से देखिए, E2, खींचे गए पत्ते के लाल रंग के होने की प्रायिकता। तो E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या NE2 से लिखते हैं, NE2 से। क्या बोला गया है कि लाल रंग के होने की प्रायिकता। तो लाल रंग के कितने हैं बच्चों? लाल रंग के तो मात्र 2 है हमारे पास, तो ये तो 2 ही आ जाएगा। अब इसकी प्रायिकता अगर कैलकुलेट करते हैं, PE2 बराबर NE2 अपॉन NS, तो ये 2/52, तो ये हमारे पास आएगा 1/26। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नाउ E3, E3 इवेंट जो है उसमें बोला गया है कि खींचे गए पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता, मतलब ब्लैक कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी हमारे पास? अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये है NE3
बराबर, अच्छा काले रंग के पत्ते होने की संभावना भी बताया था कि कुल काले रंग के कितने पत्ते हैं, कि जो पत्ता खींचा जाए वो काले रंग का हो। इसकी संभावना है 13 ये टोटल 26 पत्ते। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी Pe3, ये हो जाएगी 26/52, तो 1/2, ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी कि 1/2 काला पत्ता आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। इसी तरह से चौथा इवेंट हमारे पास है E4 के अनुकूल परिणामों की संख्या। E4 के अनुकूल परिणामों की संख्या Ne4 से लिखते हैं, Ne4 कितना है अनुकूल परिणामों की संख्या। इसमें क्या है, खींचे गए पत्ते के काले रंग के क्वीन होने की प्रायिकता। तो काले रंग की क्वीन बच्चों कितनी है हमारे पास, तो मात्र 2, बाकी तो 2 रेड है, तो उनसे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है कि ब्लैक कलर की क्वीन होनी चाहिए। तो केवल 2 ही ऐसे चांस है जब ब्लैक कलर की क्वीन मिल सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो बच्चों हमारे पास हो जाएगी E4, तो 2/52, तो 1/13, 26, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पत्तों पर चर्चा भी पूरी कर चुके हैं, और अब आपका नंबर आता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको डिस्कस करिए, और कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो में आपको करवा देंगे। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एक्सरसाइज बची है अभी, लेकिन कॉन्सेप्ट जितने भी आपके यूज हुए हैं वो सब मैंने करा दिए यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चंस में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट या नई नई चीजें लेकर आएंगे। क्वेश्चन में कुछ बना देगा, जैसे वो एक थैले में लाल पीली गेंद है, उस पे क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी मैंने कराया है कि कैसे हमें निकालना है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम छांट के, जो भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन को हम लोग एक क्लास में करेंगे अच्छे से पूरे क्वेश्चंस। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों के लिए बाय बाय।